नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य आपका वीडियो सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं पेपर नंबर 819 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यानी जिसमें ग्रामेटिकल एरर है हमें वो फाइंड आउट करना है। देखते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। यानी डॉलर का जो मूल्य है वो डिक्लाइंस नीचे गिर जाता है जैसे ही मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति पहले दोस्तों, मुद्रास्फीति यानी महंगाई किसी के बस की बात नहीं है, वो इंटरनेशनल मार्केट से चलती है। तो मेरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये रेजेस ना होकर राइजेज आएगा। रेजेस ना होकर राइजेस आना चाहिए, क्योंकि महंगाई को बढ़ाना घटाना किसी व्यक्ति की बात नहीं, वो स्वयं से बढ़ती है। और जब कोई चीज़ स्वयं से बढ़ती है तो राइज होती है, कोई बढ़ाता है तो रेज किया जाता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन वापस से वही है, ग्रामेटिकल एरर में फाइंड आउट करनी है। देखते हैं। हैविंग deprived of their homes in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a school। कि अपने घरों से वंचित होकर आए, अभी हाल ही में आए अर्थक्वेक भूकंप में, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था बजाय एक स्कूल में शरण लेने के। प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिए हैविंग के बाद में डिप्राइव्ड आया हुआ है, ठीक है। और जब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा होकर, यानी व्यक्ति ने स्वयं ने ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात क्या की है, इन द रिसेंट अर्थक्वेक, यानी हाल ही में आए भूकंप में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यक्ति स्वयं अपने घर से वंचित नहीं हुआ, उसको वंचित किया गया है। तो यहाँ पर वंचित किसने किया? भूकंप ने किया। तो जब कोई काम, जब हमें इसका पैसिव बनाना होता है तो हैविंग के साथ में बीन लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हैविंग के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ गई, तो हमें इस एक्टिव मोड पे ना जाके हमें इसका पैसिव यूज करना पड़ेगा। हमें इसका पैसिव यूज करना पड़ेगा, तो हैविंग बीन आएगा। तो यहाँ पर हैविंग की जगह किसका यूज होगा? हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ। तो प्यारे दोस्तों, बीन इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पर वंचित हो स्वयं नहीं हुआ इंसान, उसको भूकंप द्वारा वंचित किया गया है। तो बीन के बाद थर्ड फॉर्म हमारी आएगी। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक हमें करना है। ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है और जो चार ऑप्शन है, उस पर्टिकुलर ऑप्शंस को देखते हुए कोई विशेष ऑप्शन हमें चुनना है। यू मस्ट डैश योर करियर विद ऑल सीरियसनेस, कि आपको अपना जो करियर है वो पूर्ण गंभीरता के साथ में डैश करना चाहिए। क्या डायरेक्ट करना चाहिए, क्या पूर्ण करना चाहिए, क्या प्रबंधित करना चाहिए, या परस्यू करना चाहिए? परस्यू करना चाहिए, क्योंकि करियर स्टडी हमेशा क्या की जाती है? परस्यू की जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला वापस से ऐसा ही है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बीइंग एन डैश स्पीकर, यानी डैश वक्ता होने पर ही मैनेज टू डैश द मॉब टू वायलेंस, यानी वो मॉब मतलब गुस्साई भीड़, वो भीड़ को हिंसा के लिए डैश करने में कामयाब रहा। मैनेज टू फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है ऐसा काम करने में कामयाब रहा। तो दोस्तों वो एक स्पीकर है और
इस भीड़ को, मॉब मतलब भीड़, भीड़ को क्या कर रहा है, वायलेंस के लिए डैश कर रहा है, हिंसा के लिए डैश कर रहा है। तो क्या इफेक्टिव स्पीकर मॉब को वायलेंस के लिए एडवाइस देगा? नहीं, सलाह नहीं देगा। एफिशिएंट है और परसुएड मतलब राजी करेगा हिंसा के लिए? नहीं, क्योंकि अगर वो एक इलेक्वेंट का मतलब होता है जो बोलने में चतुर हो, जो अच्छा वक्ता होता है, जिसको बोलने की वाक पटुता जिसे कह सकते हैं। इलेक्वेंट का मतलब होता है वाक पटु, बोलने में माहिर। तो उसने क्या किया, बोलने में माहिर एक वक्ता होने के कारण उसने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। इंसाइट का मतलब क्या होता है, उकसाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये ऑप्शन डी भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिस्करेज का मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना, किसी का मन तोड़ देना। लेकिन यहाँ तो वो क्या कर रहा है, एक अच्छा स्पीकर है, वाकपटु, बोलने में माहिर स्पीकर है, इस लोगों को क्या कर रहा है, भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसा रहा है, ना कि वो नीचे कर रहा है। चलते आगे, अगला क्वेश्चन है फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी हमें सिनोनिम देना है। ठीक है ना, ये जो हमारे सामने वर्ड दिया हुआ है एनसीयू का हमें सिनोनिम देना है। एनसीयू का मतलब होता है किसी घटना के बाद कुछ होना। मान लीजिए कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो गया, उसके बाद में कुछ हो जाना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंपेल। कंपेल का मतलब तो मजबूर करना होता है, मजबूर करना। रिमेन का मतलब तो बरकरार होना, बने रहना। प्लीड का मतलब याचना करना, विनती करना। तो क्या हो गया, फॉलो हमारा उनसे, यानी अनुसरण करना। क्योंकि एनसीयू का मतलब किसी घटना के बाद कुछ हो रहा है तो इसका मतलब वो घटना को फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सी बात ऑप्शन डी हमारा इसका सिनोनिम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। वापस से हमें सिनोनिम ही देखना है। तो प्यारे दोस्तों, अपना वर्ड है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है संकोचपूर्ण, संकोचिया संकोचपूर्ण, संकोचिया संकोचपूर्ण। कई बार इसका मतलब होता है एक टेंटेटिव डेट भी अपन देते हैं ना, मतलब जो कि फिक्स नहीं होती, उसका मतलब भी टेंटेटिव ही होता है। अब देखिए, हेजिटेंट, कॉन्फिडेंट, करंट या सिमिलर, बिल्कुल हमें सिनोनिम चाहिए। तो टेंटेटिव का मतलब यहाँ पे संकोची, संकोच से परिपूर्ण है, तो यहाँ पर इसका सिनोनिम हेजिटेंट ही हो जाता है। क्योंकि हेजिटेंट का मतलब भी क्या होता है, जो संकोच करता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला है हमें इसका एंटीनम देना है। जो वर्ड दिया हुआ है फ्रीवोलस, इस फ्रीवोलस का हमें एंटीनम देना है। और फ्रीवोलस का मतलब होता है अगंभीर, ऐसा व्यक्ति जो कि सिंसियर नहीं है, नॉट सीरियस, उसको फ्रीवोलस कहते हैं। तो नो डाउट अगंभीर को फ्रीवोलस कहते हैं, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीरियस, जो कि गंभीर होता है। ठीक है, बड़ा आसान था मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। वापस से हमें इसका एंटीनम ही देना है, उल्टा शब्द ही देना। प्रोट्रूड का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर निकलना, बाहर की ओर निकलना, बाहर की ओर निकलना। तो बाहर की ओर निकलना, तो बाहर की ओर निकलना तो नो डाउट रिसीड। रिसीड का मतलब क्या हो जाता है, कम होना। कई बार कहते हैं ना कि बरसात का पानी भर गया तो वाटर स्टार्टेड रिसीडिंग, यानी पानी कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो रिफ्यूट का मतलब हो गया खंडन करना। बल्ज का मतलब भी बाहर निकलना हो गया, और अपहोल्ड का मतलब
रखना, बरकरार रखना हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। यस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब हमें जो ईडियम दी गई है ये ईडियम है, बी लेड बाय द नोज। ठीक है, इसका मतलब हमें पता करना। बी लेड बाय नोज का मतलब होता है फॉलो सबमिसिवली, यानी अनुसरण करना। तो फॉलो सबमिसिव का मतलब क्या हो गया? अनुसरण करना। लेड बाय नोज का भी मतलब ये होता है किसी को अनुसरण करना, किसी का पीछा करना, किसी के पीछे चलना, लेकिन कैसे? दबकर। क्योंकि सबमिसिवली का मतलब क्या हो गया? दबकर, किसी के अधीन रहकर, किसी की अधीनता में रहते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू कट समबडी शॉर्ट, प्यारे दोस्तों ये भी हमारी इडियम है और इसका भी हमें मतलब देना है। तो लेट्स गो टू कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है किसी को बाधित करना, किसी को बाधित करना। ठीक है ना, कोई बोल रहा है, बोलते बोलते सामने वाले को कट कर दिया और उसके बाद बीच में शॉर्ट ही रह गई, तो उसी के कहते हैं किसी को बाधित कर देना, कट शॉर्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। वापस से देखिए, एक ईडियम है ये। ठीक है, हमारी ईडियम है टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू, तो इसका मतलब क्या होता है? टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी, टू डाई एन इग्नोबल डेथ, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, या मीट विद ह्यूमिलिएशन। यस, ऑप्शन सी हमारा हो जाता है टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी अंतिम हार प्राप्त करना। तो हमारा आंसर ये हो जाता है 86 का सी। यस, लेट्स गो। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, सही वर्ड हमें चुनना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं करेक्ट वर्ड हमारा क्या हो जाता है? क्लिच हो जाता है। क्लिच का मतलब होता है घिसा पिटा, घिसा पिटा। ट्राइट जिसे कहते हैं, ट्राइट जिसे कहते हैं वही घिसा पिटा क्या हो जाता है? ट्रिट हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। अब दोस्तों में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या हो जाएगा? रिलीव करना, किसी को राहत प्रदान करना। प्रोटीन की स्पेलिंग गलत है, हम देख सकते हैं ई और आई आगे पीछे हो रहे हैं। फ्रीट में भी कुछ ऐसा है, ई और आई आगे पीछे हो रखे हैं। डीसीट में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। द ऑफिसर वॉज नॉट विलिंग टू टेक अ डेफिनिट स्टैंड ऑन द पॉइंट, यानी अफसर किसी पॉइंट पर एक निश्चित बिंदु पर आकर नहीं टिक पा रहा था। ठीक है, तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवेजिव हो जाएगा। इवेजिव का मतलब क्या हो गया? टाल मटोल करना, यानी बात को टालते रहना इस प्रकार से, दैट इज इवेजिव। ठीक है दोस्तों, वेग का मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट हो जाता है। एम्बिग्यूअस का मतलब भी अस्पष्ट ही हो जाता है। एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं आगे। यस, वापस से हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही देना है दोस्तों। इसके लिए वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार की अनुपस्थिति की वकालत करता है। ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की सरकार हो। वेयर एवरी मैन शुड बी अ लॉ अनटू हिमसेल्फ, यानी ऐसी कोई भी सरकार जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति किसी सरकार के अंतर्गत होता है, उस हर प्रकार की सरकार की वो अनुपस्थिति की वकालत करता है। उस व्यक्ति को कहते हैं अनार्किस्ट, यानी जो किसी भी प्रकार की सरकार को नहीं चाहता हो। अनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, अराजकतावादी जो सरकार की उपस्थिति नहीं चाहता हो। अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं। बेलिजरेंट का मतलब होता है
झगड़ालू, लड़ाकू, झगड़ालू या लड़ाकू, ठीक है। और आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मिथ्या विचार भंजक। मैं समझाता हूं, है ना, हिंदी कुछ ज़्यादा टिपिकल हो गई। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो रूढ़िवादिता को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है, रूढ़िवादिता को तोड़ने वाला होता है, जो झूठे विचार होते हैं, जो सेट परंपरा से चली आ रही बातें होती हैं, उनको तोड़ने वाला हो, ठीक है। जैसे हमेशा से परंपरा से कोई परंपरा चली आ रही है, नहीं हम तो ये मानेंगे मानेंगे, ठीक है, लेकिन वो उसको तोड़ता है, उसको नष्ट करता है और आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। अग्नोस्टिक, अग्नोस्टिक मतलब अज्ञेयवादी, अज्ञेयवादी मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्यारे दोस्तों हमें एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो टर्न अराउंड ही सेड टू हर, नो डाउट ये आपका डायरेक्ट है सेंटेंस, हमें इसका इनडायरेक्ट बताना है, ठीक है। तो अब देखो टर्न अराउंड फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ मतलब इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। कौन सा है? इंपैरेटिव मतलब आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य वही होते हैं जो कि फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो जब दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है तो उनका कंजंक्शन टू होता है, ठीक है। सेड टू आ गए तो सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में, ठीक है। टोल्ड है, देखते हैं। ही टोल्ड हर टर्न अराउंड, यहां पर टू नहीं आया तो ये इनकरेक्ट हो गया। ही आस्क्ड हर टू टर्न अराउंड, ही आस्क्ड टू हर टू टर्न अराउंड, ही आस्क्ड टर्न अराउंड। ना ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। वापस से दोस्तों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही देखना है। सनी सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स हेल्प द पुअर। अब देखो लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हुआ कि सनी ने अपने दोस्तों से कहा आओ गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों यहां पर लेट्स से बात हुई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। तो देखते हैं, सनी प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड हेल्प द पुअर। सनी प्रपोजेज, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अभी प्रपोजेज आ चुका है, एसोरियस आ गया, और यहाँ पर देखिए सेड की बात आ रही। सनी सेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड हेल्प द पुअर। सनी सजेस्टेड दैट, अब यहाँ पर डायरेक्ट सनी सजेस्टेड ही आ गया, फ्रेंड्स की बात नहीं आई, ठीक है। सनी प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड, तो गाइज ऑप्शन ए हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हमारे सामने एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है, उसको अपन देखते हैं, पढ़ते हैं इसको दोस्तों। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऑफन प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ नोबल अफेक्ट्स बेस्ड ऑन शेयर्ड वैल्यूज एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपने आप को एक सम्माननीय प्रयासों के आधार पर, माफ कीजिए, सम्माननीय एक साझा मूल्यों और एक पारस्परिक सम्मान के आधार पर स्वयं को पेश करती है। येट बेनीथ पॉलिश्ड रिटोरिक, लेकिन फिर भी इन पॉलिश्ड भाषणों के नीचे हिपोक्रेसी फ्रिक्वेंटली डैश ग्लोबल नेगोशिएशंस, यानी जो हिपोक्रेसी होती है, ये कह रहा है लेकिन फिर भी इन चमकदार भाषणों के पीछे जो हिपोक्रेसी है, यानी जो पाखंड है, वो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में क्या रहता है? सस्पेंड रहता है या निलंबित रहता है, डेकोरेट्स सुशोभित रहता है, एलिविएट्स कम रहता है, या परमिट्स छुपा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन डी हमारा आंसर होना चाहिए, परमिट्स, यानी
इन अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में, अंतर्राष्ट्रीय बातचीतों में इन भाषणों के नीचे एक पाखंड छुपा होता है, यानी सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पावरफुल नेशंस पब्लिकली सपोर्ट ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी जो पावरफुल नेशन यानी शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो सार्वजनिक रूप से मानवीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण को क्या करते हैं, उनको समर्थन देते हैं, जबकि वाइल क्वाइटली परस्यूइंग पॉलिसीज, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी नीतियों को परस्यू करते हैं दैट डैश द इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अक्रॉस रीजन्स। ऐसी नीतियां परस्यू करते हैं, ऐसी नीतियां बनाते हैं जो कि पर्यावरण और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है, यानी जो क्या कहते हैं, हाशिए पर रखे हुए जो समुदाय होते हैं पूरे क्षेत्रों में, उनके साथ डैश करती है। क्या करती है? उनको अंडरमाइन करती है। अंडरमाइन मतलब उनको कम आंकती है। अब ये अंडरमाइन क्यों है? क्योंकि वो कहता है कि भाई भाषण तो बड़ी बड़ी बातें करती है, हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं जिससे कि पर्यावरण और जो हाशिए पे रखे हुए जो लोग हैं, जो बिल्कुल दरकिनार किए हुए लोग हैं, है ना, उनके समाज को क्या कर दी जाती है, उनकी उपेक्षा कर दी जाती है, उनको कम आंक दिया जाता है। भाषणों में तो बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Such contradictions weaken trust and make cooperation increasingly difficult and uncertain। यानी ऐसा contradictions, such contradictions यानी ऐसे विवाद, ऐसी विवादास्पद बातें, यानी भाषणों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कि हम मानवाधिकार करते हैं, हम पर्यावरण के संरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन इधर पीछे से, भाषणों के पीछे क्या करते हैं, यहाँ पर मानवाधिकारों को तहस नहस कर देते हैं और पर्यावरण की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो ऐसी जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें, ऐसी विवादास्पद वाली बातें हैं, वीकन ट्रस्ट यानी विश्वास को कमजोर करती हैं, एंड मेक कोऑपरेशन इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन, और जो सहयोग को निरंतर रूप से क्या बना देती हैं, कठिन और अनिश्चित बना देती हैं। सहयोग अनिश्चित और अनसर्टेन हो जाता है। एट इंटरनेशनल फोरम्स, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लीडर्स डिलीवर्ड एलोक्वेंट स्पीचेस, जो नेता है वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, कंडेमिंग अग्रेशन, यानी जो कि कंडेम मतलब निंदा करना, अग्रेशन आक्रामकता, यानी आक्रामकता का उसकी निंदा करते हुए, एंड इनजस्टिस यानी अन्याय की निंदा करते हुए बड़े बड़े मंचों पर लीडर्स लोग क्या करते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन हाउएवर द सेम गवर्नमेंट्स में डैश सिमिलर एक्शंस, लेकिन जो निंदा करता है वही सरकारें ऐसे एक्शंस को क्या कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो मैं निंदा कर रहा हूं और हो सकता मेरे खिलाफ ही ऐसा एक्शन लिया जा रहा हो तो मुझे सहना ही पड़ेगा। ठीक है ना। When carried out by their allies, यानी उनके मित्रों द्वारा, उनके सहयोगियों द्वारा जब ऐसा एक्शन उनके खिलाफ किया जाता है तो उनको क्या करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, सहना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दिस सिलेक्टिव आउटरीच, तो ये जो आक्रोश है, रिफ्लेक्ट्स मॉरल इनकंसिस्टेंसी एंड अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। यानी इस प्रकार का जो सिलेक्टिव आउटरीच है, ऐसा जो आक्रोश है, रिफ्लेक्ट्स मॉरल इनकंसिस्टेंसी यानी नैतिक रूप से इनकंसिस्टेंसी, अनियमितता को बताता है, एंड अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी, और विश्वसनीयता को क्या करता है, अंडरमाइन करता है, कमजोर कर देता है, ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यानी बहुआयामी संस्थानों के वर्ल्ड वाइड यानी विश्व पटल पर, पूरे विश्व में। स्मॉलर स्टेट्स ऑब्जर्विंग दिस ड्यूप्लिसिटी, और जो छोटे राष्ट्र होते हैं, ऑब्जर्विंग दिस ड्यूप्लिसिटी, इस दोहरेपन को देखकर, जो दोहरा चेहरा है इसको देखकर, ऑफन ग्रो डैश ऑफ ग्रैंड प्रोमिसेस एंड लॉफ्टी रेजोल्यूशंस, क्या हो जाते हैं, वो उनसे थक जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े वादों से, लॉफ्टी रेजोल्यूशन में बड़े बड़े संकल्प और ग्रैंड प्रोमिस बड़े बड़े वादों से छोटे छोटे राष्ट्र क्या होते हैं, इनको देखकर क्या होते हैं, थक जाते हैं। वो वेरी मतलब थक जाते हैं वो लोग। तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। यस दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी है
जम्बल्ड सेंटेंसेस से संबंधित है। 4 हमें सेंटेंस दिए, उनको हमें करेक्ट ऑर्डर देना है, सही क्रम हमें बतलाना है। पढ़ते हैं दोस्तों। Hence the educated and patriotic Indians must rise to the occasion and blast the medieval thinking that promotes religious fanaticism। यानी भारतीयों को, पढ़े लिखे और देशभक्त भारतीयों को उठना चाहिए, है ना, इस अवसर के लिए कि वो मिडाइवल थिंकिंग यानी मध्यकालीन मध्ययुगीन सोच को तोड़े, जो कि रिलीजियस फैनेटिज्म यानी धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देती है। दोस्तों यहाँ पर हैंस आया है, हैंस का मतलब इसलिए, यानी इसका मतलब पी से तो शुरू नहीं होगा, नंबर 1, यानी ऑप्शन डी तो हमारा एलिमिनेट हो गया। द कंट्री ऑलरेडी हैज़ इनफ रिलीजन्स इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स। यानी देश में पहले से बहुत सारे धर्म हैं जो कि राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। रिलीजन मस्ट बी गाइडिंग फोर्स टू मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग। यानी धर्म राष्ट्र को सशक्त करने के लिए एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर, अब हाउएवर है, यानी इससे पहले भी कुछ एक सेंटेंस होना चाहिए तभी हाउएवर आता है, ठीक है। तो यानी एस से भी नहीं होना चाहिए और एस से हमारे पास है भी नहीं, तो यानी नंबर 1 आर से शुरू होना चाहिए। ये कह रहा है कि शुरू में कि धर्म एक गाइडिंग फोर्स होना चाहिए किसी भी राष्ट्र को सशक्त करने के लिए। अब ये बोल दिया, अब ये सेकंड नंबर पे हाउएवर आएगा, यानी सेकंड नंबर पर आर के बाद में एस आना चाहिए। लेकिन गाइडिंग फोर्स तो होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल, इसका शोषण नहीं किया जाना चाहिए वोट्स प्राप्त करने के लिए। तो आर के बाद में एस आना चाहिए, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, वापस से हमारे सामने एक सेंटेंस पूरा दिया हुआ है कई भागों में तोड़कर, करेक्ट ऑर्डर हमें देना है दोस्तों। देखते हैं। देयर आर सम स्टोर्स, ये पहली लाइन हमें दी गई है, देयर आर सम स्टोर्स। अब देयर आर सम स्टोर्स आ गया, ठीक है ना, यानी कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जो कि, यानी अब यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन सब में से अगर देखो पी क्यू आर में से, तो मेरे पास सिर्फ एक ही जगह मिलता है और वो कौन सा है, क्यू से। तो यानी क्यू नंबर 1 होना चाहिए, यानी आर भी खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया, डी भी खत्म हो गया, या तो ए होगा या फिर सी होगा। तो देयर आर सम स्टोर्स दैट ऑफर रीजनेबली प्राइस्ड गुड्स फॉर पीपल टू शॉप, मेकिंग इट इजी ऑन अ लिमिटेड बजट। यानी दैट ऑफर, क्या ऑफर करते हैं, रीजनेबली प्राइस्ड गुड्स, यानी सस्ते सामान हमें उपलब्ध कराते हैं। तो क्यू के बाद में आर आना चाहिए, यानी क्यू के बाद में आर, यानी ए भी फिनिश हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको हमें इन 3 से चेंज करना है अगर जरूरत है तो, और अगर नहीं है तो ऑप्शन डी हमें चूज करना है, नो इम्प्रूवमेंट करना। पढ़ते हैं। एज लॉन्ग टू फंडिंग इज नॉट मेड अवेलेबल। दोस्तों एज लॉन्ग टू नहीं होता, एज लॉन्ग एज होता है ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वापस से जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत है। तो द राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स हैव प्लेस्ड एन वेटी बर्डन ऑन द पुअर। यानी आवश्यक खाद्यान्नों की या फूड आइटम्स की जो कीमतें हैं, बढ़ी हुई कीमतें, उसने गरीबों पर एक बहुत बड़ा क्या डाल दिया है, बहुत बड़ा एक भार डाल दिया है। तो दोस्तों क्या एनर्जेटिक ऊर्जावान भार डाल दिया है, रोचक भार डाल दिया है, या एनमरस, एनमरस मतलब विशाल, बड़ा भार डाल दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज हमने देखा पेपर नंबर 819 का सलूशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से आगे और भी सॉल्यूशंस अपन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारा गेम आदत का है, इन वर्ड्स को अपनी आदत में उतारिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।